हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम रैपिड रिवीजन करेंगे पीडियाट्रिक्स का। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है इस सेशन में कवर हो जाए, प्लस और किस तरह के क्वेश्चन इधर से पूछे जा सकते हैं ये भी हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूबॉर्न विद एक्सेसिव सैलिवेशन, चॉकिंग एंड साइनोसिस आफ्टर फीडिंग लाइकली हैज। ठीक है, छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, एक्सेसिव सैलिवेशन हो रहा है, चोकिंग है, साइनोसिस है आफ्टर फीडिंग के बाद में, तो उसको कौन सा सिनेरियो है? तो इधर अपना ऑप्शन है ए, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ये क्या होता है? TEF में क्या होता है? ट्रैकिया और ईसोफेगस में, ये ट्रैकिया है एंड ये ईसोफेगस है। ठीक है, इन दोनों में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाएगा। फाइन, जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों बनता है? जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो फोरगट मतलब ट्रैकिया और ईसोफेगस जो अलग अलग होने होते हैं, बट अगर वो किसी रीजन से अलग नहीं हो पाएंगे तो इन दोनों के बीच में एक फिस्टुला मिलेगा आपको। ओके, इसके साइन एंड सिम्टम, जो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है वो है 3C, कफिंग। ठीक है, ये है कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। 3C, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। और क्या मिलेगा इसमें? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा, एयर मिलेगी स्टमक के अंदर, एंड रिकरेंट निमोनिया, बार बार बच्चे को निमोनिया होता रहेगा। डायग्नोसिस में हम इसमें NG कॉइल टेस्ट करके देखते हैं। तो जब हम NG ट्यूब डालेंगे तो क्या होता है, कई बार ब्लाइंड पाउच मिलता है ईसोफेगस का। ईसोफेगस पूरी जो है स्टमक में ना जाके यहाँ पे ब्लाइंड पाउच होता है, तो NG ट्यूब जो है यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज NG कॉइल टेस्ट। इसके 4 टाइप होते हैं TEF में। किसी में एट्रेशिया होता है, किसी में फिस्टुला बना होता है। ठीक है, तो अलग अलग इनके टाइप्स देखे जाते हैं। उसके बाद में एक निमोनिक होता है वेक्टरल, VACTERL। V फॉर वर्टिबल डिफेक्ट्स, A फॉर एनल एट्रेशिया, C फॉर कार्डियक डिफेक्ट्स, T फॉर TEF, E फॉर ईसोफेजियल एट्रेशिया, R फॉर रीनल एनोमलीज एंड L फॉर लिम्ब डिफेक्ट। ठीक है, सो देयर आर हाई चांसेस कि वेक्टरल क्या, इनमें से कोई एक और सिम्टम जो है बच्चे का साथ में देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक होता है प्रीनेटल क्लू, कि अगर बच्चा जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे को TEF होगा। ठीक है, तो इन केसेस में जो बच्चे TEF वाले होते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनियोज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं करेगा। ठीक है, और जो है पॉलीहाइड्रोमिनियोज देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट में क्या करोगे? सबसे पहला मैनेजमेंट में रहेगा NPO, नील पर ओरल, मुंह से कुछ नहीं देना। सेकंड इज कॉन्टिन्यूस सक्शन पे बच्चे को लगा के रहेंगे ताकि वो एस्पिरेशन ना कर जाए। थर्ड इज हेड एलिवेट रखेंगे एंड लास्ट इज फोर्थ इज ऑक्सीजन थेरेपी हम देते रहेंगे। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं TEF में? TEF एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अपने इसमें जो है 3 हॉट टॉपिक है। TEF क्वेश्चन बनता ही है, पाइलोरिक स्टीनोसिस से तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, शायद ही कोई एग्जाम होता होगा जिसमें पाइलोरिक स्टीनोसिस से क्वेश्चन ना पूछा जाता होगा, एंड हर्शस्प्रंग डिजीज। ये तीनों ऑप्शन A, C और D तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम TEF को देख रहे हैं कि और क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो TEF में फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ TEF कौन सी? मैंने बताया 4 टाइप का होता है, तो उनमें से भी सबसे कॉमन टाइप कौन सा है? तो आंसर विल बी C टाइप। ठीक है, C टाइप जो है मोस्ट कॉमन TEF है। फाइन, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्योर ईसोफेजियल एट्रेशिया किस में मिलेगा? ईसोफेगस बिल्कुल ब्लाइंड पाउच किस में मिलेगा? तो आंसर विल बी टाइप A में जो है बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड ईसोफेगस मिलती है। थर्ड, अगर आपको कभी भी मिले कोई न्यूबॉर्न है और उसमें चॉकिंग है प्लस साइनोसिस है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आंसर जो है TEF होगा। ठीक है, या फिर फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है न्यूबॉर्न प्लस एक्सेसिव सैलिवेशन, बहुत ज्यादा सैलिवेशन है, तो आंसर विल बी TEF। या फिर फिफ्थ क्वेश्चन, अगर रिकरेंट नियोनेट मिल रहा है नियोनेट में, तो आंसर विल बी TEF में ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर TEF है तो अर्लीस्ट सिम्टम क्या होगा? सबसे पहला सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? आंसर विल बी एक्सेसिव सैलिवेशन। ठीक है, एक्सेसिव सैलिवेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, इसकी क्या होगी? TEF की मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो आंसर इज एस्पिरेशनल निमोनिया। एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर NG ट्यूब जो है कॉइल्ड मिली है, एक्सरे में एक्सरे किया गया और NG ट्यूब कॉइलिंग मिली है, तो आंसर विल बी TEF। ऐसा TEF में देखा जाता है। 9th क्वेश्चन बन सकता है,
पॉलीहाइड्रोमिनियोज किन केसेस में देखा जाता है? अगर TEF किसी बच्चे को है तो देयर आर चांसेस कि मदर में पॉलीहाइड्रोमिनियोज देखा जाए। रीजन क्या होता है? क्योंकि बच्चा जो है एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं करता और पॉलीहाइड्रोमिनियोज हो जाएगा। उसके बाद में मोस्ट कॉमन एसोसिएशन किसके साथ देखा जाता है? कौन सी डिफेक्ट्स हैं जो इसमें देखे जाते हैं? आंसर विल बी वेक्ट्रल देखा जाएगा। इनमें से भी सबसे कॉमन कौन सा है? तो कार्डियक डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन। ट्रीटमेंट में फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? NPO। पेशेंट को NPO पे रखना है प्लस कॉन्टिन्यूअस सक्शनिंग चलती रहनी चाहिए, ठीक है। एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या रहेगा? परमानेंट सोल्यूशन क्या है? सर्जरी। और इसमें एक चीज का खास ख्याल रखना है कि मदर को बेबी फीड नहीं करवाना है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग हैं? फर्स्ट तो अपना आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। इसमें क्या होता है? अपना जो डायफ्राम होता है थोरेसिक और एब्डोमेन कैविटी को अलग अलग करता है, ठीक है। पर इस केस में डायफ्राम में एक होल हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सारा जो एब्डोमिनल कंटेंट है ऊपर आ जाएगा। जैसे आपका इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वो शिफ्ट होकर ऊपर आ जाएगा। इसकी वजह से जो ऊपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखी जाएगी, ठीक है। तो अगर आंसर ये होता तो यहाँ पे पक्का किसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का जिक्र होता। एक चीज। दूसरी चीज, एक इसका क्लासिकल साइन है स्कैफोइड एब्डोमेन देखा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। स्कैफोइड एब्डोमेन देखा जाता है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया में, ठीक है। थर्ड इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस होता, इसमें क्या होता है? हमारा पाइलोरिक मसल जो है हाइपरट्रॉफिक हो जाता है और उसकी वजह से खाना आगे नहीं जा पाएगा। इसमें हमेशा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखी जाएगी, ठीक है। ये की साइन है इसका। एंड अगर हर्षप्रंग होगा तो कॉन्स्टिपेशन देखा जाएगा, डिलेड मिकोनियम देखा जाएगा। बच्चा जो है मिकोनियम पास नहीं करेगा अप टू 48 आवर्स तक, ठीक है। एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखा जाएगा, ठीक है। तो इधर अपना ए आंसर जो है करेक्ट होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस का सबसे कॉमन कॉज क्या है? देखो, बच्चे जो है न्यूनेट्स जो होते हैं उनमें जॉन्डिस जो है बहुत कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल है बच्चों में जॉन्डिस होना, पर उसके दो रीजन होते हैं। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल एंड दूसरा होता है पैथोलॉजिकल, ठीक है। अगर फिजियोलॉजिकल है तो इट्स नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पैथोलॉजिकल है मतलब थोड़ा डेंजरस है, ठीक है, ये खतरनाक है। सेकेंड वाला मतलब ये अच्छा वाला नहीं है एंड फर्स्ट इज गुड वाला, मतलब ये ओके है। अब देखो, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस डे पे होगा ये पूछ लिया जाता है। ये स्टार्ट होगा 2 to 3 डे पे, ठीक है। 2 to 3 डे पे स्टार्ट होगा, पीक पे जाएगा 3 to 5 डे पे एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लेस देन 7 डेज में, ठीक है। इस थिंग इज हमें पता होना चाहिए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। पहला रीजन है बच्चे में आरबीसी ज्यादा होती है, मोर आरबीसी, तो मोर आरबीसी ब्रेकडाउन, इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। सेकेंड, लिवर जो है इमेच्योर है। थर्ड, आरबीसीज का जो है लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है बच्चों में। दिस इज द रीजन कि बच्चों में जॉन्डिस बहुत ज्यादा क्यों देखा जाता है, ओके। बट देखने की चीज ये है, अगर ये ऑप्शन में बोल देता विद इन 24 आवर्स जो है जॉन्डिस हो गया है तो ये पैथोलॉजिकल हो जाता, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 तो जो है इसमें राइट रहेगा। ऑप्शन 1 है हिमोलिसिस। हिमोलिसिस जो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में देखा जाता है। ये क्यों होता है? जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है या ABO इनकम्पैटिबिलिटी होती है तब हिमोलिसिस होगा, जिसको हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, अगर जॉन्डिस में कॉम्प्लिकेशन हो गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जॉन्डिस है, तो इट कैन लीड टू कर्निक टेरस, ठीक है। ये थोड़ी सी डेंजरस कंडीशन हो जाती है जब BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये क्रॉस कर लेगा, तब कर्निक टेरस हो सकता है। तो अगर आपको बोलें कि बच्चे को जॉन्डिस है प्लस बेबी जो है एक्टिव बेबी है और जॉन्डिस भी है, तो हम बोलेंगे इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। बट अगर क्वेश्चन में आए बच्चे को जॉन्डिस है प्लस पुअर फीडिंग है, फीड नहीं ले रहा है, इट मीन्स सेप्सिस है, ओके। एंड अगर क्वेश्चन में आए जॉन्डिस है प्लस पेल स्टूल्स हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे बिलियरी एट्रेशिया है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है ट्रीटमेंट को लेके कि अगर बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे? तो आंसर इज नो ट्रीटमेंट इज गिवन। कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाता है। बट अगर बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा है तो फोटोथेरेपी दी जा सकती है, ठीक है। एंड अगर केस जो है बहुत सीवियर हो गया है तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3।
एप्गार स्कोर इज असेस्ड एट, एप्गार स्कोर कब असेस किया जाएगा? अगेन इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा मतलब ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पाइलोरिक स्टीनोसिस हो गया, हर्शस्प्रंग हो गया, या फिर जॉन्डिस हो गया, क्वेश्चन बनते ही है यहाँ से। नाउ एप्गार स्कोर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जरूर पढ़ के जाना है। एप्गार स्कोर पूछ लिया जाता है, एक सिनेरियो बना के दे देंगे कि एप्गार स्कोर कितना है। अब एप्गार क्या होता है? एप्गार इज अ टेस्ट जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे का कंडीशन कैसा है आफ्टर बर्थ। न्यूनेटल रिसस्किटेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, ये हमें एप्गार से पता चलता है। ये कब परफॉर्म करते हैं हम? एक तो 1 मिनट पे करते हैं और दूसरा जो है 5 मिनट्स पे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। अगर स्कोर जो है लेस देन 7 आया है तो हम एप्गार स्कोर को रिपीट करेंगे एवरी 5 मिनट्स, ठीक है, हर 5 मिनट पे जो है एप्गार स्कोर को रिपीट करेंगे अप टू 20 मिनट्स, 20 मिनट तक ऐसा हम करते रहेंगे। ओके, नाउ कम टू द एप्गार को आप कैसे देखोगे? सी APGAR, ठीक है, एप्गार हमने लिख लिया। A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीमेस, A फॉर एक्टिविटी एंड R फॉर रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो है स्कोर देते हैं 0, 1 और 2 में से, ठीक है। बच्चे का जो है हम मॉनिटर करेंगे, असेसमेंट करेंगे, अपीयरेंस, ग्रीमेस, पल्स वगैरह, और उसको मार्क्स देंगे कि 0 नंबर देंगे, 1 देंगे या 2 देंगे, ठीक है। अब 0 जो है अपना सबसे बेकार स्कोर है एंड 2 जो है सबसे अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो 0 में अगर अपीयरेंस बेबी का बिल्कुल ब्लू है, बिल्कुल साइनोस्ड बेबी है, तो हम उसको 0 स्कोर देंगे। एंड अगर बच्चा जो है पिंक बॉडी है बट ब्लू लिम्स है, ठीक है, लिम्स जो है ब्लू है, साइनोज्ड है, तो उस केस में हम 1 मार्क देंगे, 1 स्कोर देंगे। बट अगर बेबी जो है फुली पिंक है तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे, 2 स्कोर देंगे, ठीक है। नाउ पल्स अगर बिल्कुल एब्सेंट है तो 0 मार्क्स हैं, मोर लेस देन 100 है तो 1 है, एंड मोर देन 100 है तो 2 मार्क्स हैं। नेक्स्ट इज ग्रीमेस। ग्रीमेस मतलब कि बच्चा कितना रो रहा है, ठीक है। अगर बच्चा चुप है, बिल्कुल शांत है, तो वी विल गिव 0 नंबर, ठीक है। अगर ग्रीमेस जो है नन है तो वी विल गिव 0 स्कोर। बट अगर बच्चा जो है वीक क्राई है, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रो रहा है, तो 1 मार्क दे देंगे। एंड अगर कंप्लीटली अच्छे से रो रहा है, स्ट्रॉन्ग क्राई है, तो हम दे देंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। अगर बच्चा जो है बिल्कुल शांत है, ठीक है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, नो एक्टिविटी, तो 0 मार्क्स है। अगर लिटिल बिट एक्टिविटी है तो 1 मार्क है, एंड अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, फुली एक्टिव बच्चा है, तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। अगर एब्सेंट है तो ऑब्वियसली 0 मार्क्स देंगे। एंड अगर रेस्पिरेशन वीक है, स्लो है, ठीक है, तो हम 1 देंगे। एंड फुली क्राई है, बच्चा अच्छे से रो रहा है, इट मीन्स रेस्पिरेशन ले रहा है, तो वी विल गिव 2 मार्क्स। सो दिस इज अबाउट एप्गार स्कोर। अब जो है ये मार्क्स जोड़े जाते हैं, इसमें जो है मैक्सिमम जो है 10 स्कोर होगा और मिनिमम जो है 0 हो सकता है, ठीक है। तो अगर बच्चे का स्कोर 7 से 10 के बीच में है तो ये बच्चा नॉर्मल है। अगर 4 to 6 के बीच में है तो मॉडरेट है, एंड लेस देन और इक्वल टू 3 है तो ये सीवियर एस्फाइक्सिया का केस है, ठीक है। अब हम इंटरवेंशन क्या करेंगे? अगर बच्चे का स्कोर मॉडरेट आया है एप्गार में तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल गिव ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टिमुलेशन देंगे। स्टिमुलेशन कैसे देते हैं? बैक रब कर सकते हैं या सोल्स को फ्लिक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है एयरवे क्लीन करेंगे, ठीक है। एयरवे क्लीन में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले माउथ को क्लीन करोगे या नोज को, ठीक है। तो एम जो है पहले आता है, एन बाद में आता है, तो पहले हम माउथ को क्लीन करेंगे, देन हम नोज को क्लीन करेंगे, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ लिया जाता है, और उसको मॉनिटर करते रहेंगे एवरी 5 मिनट्स में, ठीक है। बट अगर आपके बच्चे को सीवियर एस्फाइक्सिया है, लेस देन 3 स्कोर आया है, तो दिस इज इमरजेंसी है, मतलब इसको बच्चे को वार्म रखेंगे, एयरवे को क्लीन रखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी 2 केस होते हैं। अगर हार्ट रेट जो है बच्चे का लेस देन 100 है तो हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते रहेंगे, ठीक है, वेंटिलेशन देते रहेंगे, सिंपली पॉजिटिव प्रेशर देंगे। बट अगर लेस देन 60 है तो वी विल स्टार्ट CPR, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अब ब्रोंकियोलाइटिस होता क्या है? ब्रोंकियोलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल एयरवेज, मतलब ब्रोंकियोल्स का जो है इन्फ्लेमेशन
ब्रोंकियोलाइटिस कहलाता है। ठीक है, इसका मेन कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, RSV, रेस्पिरेटरी सिनेक्टिकल वायरस। दिस इज द मेजर कॉज ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है, और क्या कॉज होते हैं, इन्फ्लुएंजा भी कॉज है, एडिनो वायरस भी है, पैरा इन्फ्लुएंजा, ये सारे कॉज हैं, बट मोस्ट कॉमन कॉज जो है RSV रहेगा। ओके, किस एज ग्रुप में देखा जाता है, ये मोस्टली लेस देन 2 ईयर्स में देखा जाएगा, और उसमें भी मोस्ट कॉमन पूछे तो 2 to 6 मंथ्स पे ज्यादा देखा जाता है। होता क्या है इसमें, पैथोफिजियोलॉजी में वायरस आया, ब्रोंकियोल्स में गया, ब्रोंकियोल्स में उसने इन्फ्लेमेशन कर दिया एंड इडीमा हो गया। ठीक है, उसके बाद में वहां पे वो म्यूकस प्रोड्यूस करेगा और जो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, साइन एंड सिम्टम में जो है इसमें वीजिंग देखी जाती है, क्रैकल्स देखे जाएंगे, वीजिंग देखी जाएगी, चेस्ट रिट्रैक्शंस होंगे, नेजल फ्लेयरिंग होगा, ये सब इसमें देखा जाएगा। ये लेटर स्टेजेस में है, बट अर्ली स्टेज में बस रनिंग नोज होगा, कफ होगा, इस तरह के सिम्टम आएंगे। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, मोस्टली क्लिनिकली करते हैं, बट अगर क्लिनिकल जो है ऑप्शन में ना हो तो यू विल गो फॉर एक्सरे करते हैं। उसमें जो है हमें फ्लैटेंड डायफ्राम दिखता है एंड हाइपर इन्फ्लेशन दिखती है लंग्स में। ओके, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट जो है इसमें बिल्कुल सपोर्टिव केयर देनी है, जैसा सिम्टम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी है इसमें, कोई स्टेरॉइड नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस सपोर्टिव केयर कर देनी है। ठीक है, एंटीबायोटिक क्यों नहीं देंगे, बिकॉज इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। फाइन, तो उसमें मोस्टली हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, IV फ्लूइड्स देंगे, सक्शनिंग करेंगे, ये सब जो है सपोर्टिव केयर में आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलती है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इसमें देखने को मिलेगी, और वो भी नॉन बिलियस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। देखो आ गया ना पाइलोरिक स्टेनोसिस का एक और क्वेश्चन, पाइलोरिक स्टेनोसिस से क्वेश्चन आना ही आना है, इस क्वेश्चन को मत छोड़ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक हो जाती है, हाइपरट्रॉफी देखी जाती है पाइलोरस मसल में। पाइलोरस मसल क्या होती है, देखो ये जो अपना स्टमक है, स्टमक में ये जो लास्ट वाली मसल है इसको पाइलोरस बोलते हैं। ठीक है, ये जो है हाइपरट्रॉफी हो गया, मतलब मोटी हो गई है फूल के एक तरीके से। ठीक है, तो इसकी वजह से खाना जो है आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, और जब आप बच्चे को फीड दोगे, प्रोजेक्टाइल बहुत जोर से फोर्सफुल जो है वॉमिटिंग आएगी। ठीक है, अब नॉन बिलियस क्या है, देखो अब जो बाइल होता है, बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर से निकलता है वो जाके ड्योडिनम में रिलीज होता है। ठीक है, स्टमक तक तो बाइल प्रेजेंट ही नहीं होता, इसीलिए नॉन बिलियस वॉमिटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है पूछ लिया जाए कि बिलियस होती है या नॉन बिलियस होती है। ठीक है, तो इधर हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखी जाएगी जो कि नॉन बिलियस होती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, ये 2 to 6 वीक्स में बच्चे में देखी जाती है। ठीक है, थर्ड थिंग इज TEF जो है ड्यूरिंग बर्थ प्रेजेंट होता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब जो उसमें TEF देखने को मिल सकता है, बट पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है लेटर डेवलप होता है 2 to 6 वीक्स में। ओके, अब अपना ऑप्शन ए बिलियस वॉमिटिंग, बिलियस वॉमिटिंग किस में मिलती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह जब आगे होती है तब उस केसेस में बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलती है। नाउ एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसमें ABG में क्या दिखेगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो इसमें हमेशा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, पेट से HCl जो है बाहर आ रहा है, एसिड जो है बाहर आ रहा है, तो हमारे अंदर रह गया एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस इसमें देखने को मिलेगा। सेकंड जो है पूछा जा सकता है डायग्नोसिस कैसे होगा, तो USG इज द गोल्ड स्टैंडर्ड हियर। ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका मैनेजमेंट में, सबसे पहला आप मैनेजमेंट में किस चीज को देखोगे, तो करेक्ट डिहाइड्रेशन। ठीक है, बार बार बच्चा जो वॉमिट कर रहा है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है, तो यू विल फर्स्ट करेक्ट डिहाइड्रेशन, बाद में कोई दूसरी चीज देखोगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन गिवन एट बर्थ के टाइम पे बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो इसमें जो है बर्थ पे OPV भी दिया जाएगा, BCG भी दिया जाएगा एंड हेपेटाइटिस B, ऑल ऑफ द अबव जो है दिए जाते हैं। इम्यूनाइजेशन से पक्का क्वेश्चन बनना है, अगर किसी को इम्यूनाइजेशन नहीं आता है तो इसको जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनना है। ठीक है, एंड इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के ऊपर, अगर किसी को नहीं आता इम्यूनाइजेशन तो वहां जाके देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी है। ठीक है, ऑप्शंस है ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरी
लिस्टीरियोसिस एंड TOF, टेट्रालजी ऑफ फैलेट, इनमें से जो है मोस्ट कॉमन कौन सी है? तो आंसर इज VSD जो है कॉमनली देखा जाता है। देखो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है दो तरह की होती हैं, एक होती है साइनोटिक एंड दूसरी होती है एसाइनोटिक। ठीक है, साइनोटिक में अपनी आती है TOF एंड एसाइनोटिक में बाकी बची हुई आएंगी, ASD है, VSD है एंड PTA है। ओके, देखो बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ। साइनोटिक मतलब कि ऑक्सीजन की कमी। तो अगर जो है ब्लड की शंटिंग हो रही है राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, राइट साइड का ब्लड जो है लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो मतलब पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे साइनोटिक CHD हम बोलेंगे। बट अगर एसाइनोटिक है तो लेफ्ट से राइट में जाएगा ब्लड। ठीक है, शंटिंग जो है ब्लड की लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से राइट साइड ऑफ हार्ट में होगी। ओके, तो VSD में अपना क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक होल मिलेगा जिधर से ब्लड जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता रहेगा। साइन एंड सिम्टम में इसमें एक क्लासिकल साइन होता है पैन सिस्टोलिक मरमर। ठीक है, पैन सिस्टोलिक मरमर जो है इसमें सुनाई देते हैं या देखे जाते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ASD क्या होता है? ASD मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर दो एट्रिया के बीच में होल है तो ASD बोलेंगे और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। थर्ड इज PDA में क्या होता है? अयोटा प्लस पल्मोनरी आर्टरी में एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। इसका फीचर क्या है? क्लासिकल साइन क्या है? कॉन्टिन्यूअस मशीनरी मरमर। ठीक है, ये देखने को मिलता है। एंड लास्ट इज TOF में जो है 4 जो है डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज VSD जो है TOF में भी देखा जाता है। सेकंड इज पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड थर्ड इज ओवरराइडिंग ऑफ अयोटा एंड लास्ट इज RV हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ये जो है चारों डिफेक्ट्स जो है TOF में देखा जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि बच्चे को जो है ब्रेथलेसनेस है या फिर मरमर है, तो आप सोचोगे कि बच्चे को VSD हो सकता है। बट अगर जो है क्वेश्चन में दिया जाए कि साइनोज्ड है बच्चा, ठीक है, तो हम जाएंगे TOF की तरफ। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन, अगर जो है VSD हमने ट्रीट नहीं किया, ठीक है, लंबे टाइम तक जो है VSD प्रेजेंट है, तो वो चेंज हो सकता है ईसन-मेंजर सिंड्रोम में। ठीक है, ईसन-मेंजर सिंड्रोम। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो आप लिखोगे VSD। बट अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो हम लिखेंगे TOF। ओके, थर्ड क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि बच्चे को जब भी साइनोटिक स्पेल्स होते हैं, ठीक है, बच्चा जब साइनोसिस में पहुंच जाता है तो वो स्क्वैटिंग पोजीशन जो है प्रेफर करता है। ठीक है, स्क्वैटिंग पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्वैटिंग पोजीशन में उसे अच्छा लगता है, बेटर लगता है, तो इसका कंडीशन है TOF में मोस्टली क्या होता है, बच्चा जो स्क्वैटिंग पोजीशन ले लेता है, इससे जो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो शंटिंग ऑफ ब्लड कम हो जाएगी। जो राइट से लेफ्ट की तरफ ब्लड जा रहा था, ये शंटिंग कम हो जाती है स्क्वैटिंग पोजीशन से। तो TOF में जो है बच्चा स्क्वैटिंग पोजीशन ले लेता है। एक जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बूट शेप्ड हार्ट किस में देखा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है कि बूट शेप्ड हार्ट जो है किस में देखा जाता है? आंसर विल बी TOF में देखा जाएगा। और ये क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकल जो है हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इसीलिए बूट शेप्ड हार्ट देखा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो है डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, कि ये वाला डिफेक्ट होगा तो डाउन सिंड्रोम भी मिलेगा? तो आंसर इज AV कैनाल डिफेक्ट। ओके, एंड लास्ट इज कि अगर अडल्ट में कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बात हो रही है तो यू विल गो फॉर ASD। अडल्ट्स में ASD देखा जाता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो है ASD देखा जाएगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन। बच्चे में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? आंसर इज रोटावायरस। ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है डायरिया का वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों में डायरिया करने वाला रीज़न यही होता है, रोटावायरस। ये करता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, इन्फेक्ट करेगा बच्चों को और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ जाके
विलियस डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से मैल एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी बच्चा खाए पिएगा उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अच्छे से, एंड सिक्रीटरी डायरिया इज सीन इन दिस केस, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या होंगे, वाटरी डायरिया इसमें देखने को मिलता है, ये इसका हॉलमार्क साइन है, ठीक है। बट ब्लडी स्टूल्स नहीं मिलेंगे इसमें, ब्लडी डायरिया नहीं होता है, ये याद रखना है, ब्लडी डायरिया नहीं होगा। फीवर मिलेगा, ऑब्वियसली वायरल इन्फेक्शन है, फीवर मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगी, डिहाइड्रेशन मिलेगा, ओके। और किस एज के बच्चों को ये अफेक्ट करता है, तो 6 मंथ से 2 ईयर्स तक बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, ट्रीटमेंट में हम ORS देते हैं प्लस जिंक थेरेपी देते हैं, एंटीबायोटिक्स इसमें नहीं देंगे क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन ई कोलाई ऑप्शन क्यों नहीं है, अगर ई कोलाई क्या करता है, ट्रेवलर्स डायरिया करता है, ठीक है। बच्चों में इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ों को भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है मोस्टली ट्रेवलर्स डायरिया करता है। साल्मोनेला जो है फूड पॉइजनिंग करता है, ये करेगा, फीवर करेगा और डायरिया कर सकता है। लास्ट इज शिगेला जो है ब्लडी डायरिया कॉज करेगा, ब्लडी डायरिया मतलब डिसेंट्री कॉज करेगा, ठीक है। ये इसका हॉलमार्क साइन है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि अगर रोटा वायरस जो है मोस्ट कॉमन है, कैसे कैसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, वाटरी डायरिया इसका कॉमन साइन है, ठीक है। ORS जिंक देंगे, ई कोलाई जो है ट्रेवलर्स डायरिया करता है, साल्मोनेला जो है फूड पॉइजनिंग करेगा और शिगेला जो है डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। इनिशियल मैनेजमेंट अगर पूछा गया तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर ORS, हम सीधा तो IV फ्लूइड्स नहीं देंगे, एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे या जिंक नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर माइल्ड या मॉडरेट केस ऑफ डिहाइड्रेशन है तो वी विल गिव ORS, ओके। जिंक इज यूज फॉर रिकवरी, ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए यूज नहीं होता है, जिंक जो है रिकवरी के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो है ORS के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ORS की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी होती है 245। अभी इसका न्यू फॉर्मूला आ रखा है ORS का, पहले वाले की ऑस्मोलैरिटी 311 थी, अभी जो है 245 है, ठीक है। और अगर इसमें पूछ ले कि सोडियम की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन है 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और अगर ग्लूकोज की पूछ ले तो 75 मिली मोल पर लीटर, ठीक है। ये इनकी कॉन्सेंट्रेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोरकर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, क्वाशियोरकर किस चीज की डेफिशिएंसी से होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं वो क्वेश्चन इजी हो सकता है, बट वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन डालने का रीजन ये है कि आप जो है उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, ठीक है। क्वेश्चन शायद आप इसको सॉल्व कर दोगे पढ़ के, बट जो है आपको क्वाशियोरकर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से उठ के आएगा। तो ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन। देखो तो क्वाशियोरकर क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ठीक है, विद एडिक्वेट कैलोरीज, कैलोरीज की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे प्रोटीन की कमी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, प्रोटीन कम है, प्रोटीन कम है इसका मतलब एल्ब्यूमिन कम है, एल्ब्यूमिन कम होगा तो डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और जो बॉडी में फ्लूइड थे वो जो है आ जाएंगे टिश्यू के अंदर, ठीक है। टिश्यू के अंदर आके फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा जिससे इडीमा देखने को मिलेगा, ये इसका हॉलमार्क साइन है। अगर कभी भी क्वाशियोरकर की बात होगी तो आपको इडीमा जरूर देखने को मिलेगा, बट इसका अपोजिट होता है मेरास्मस, मेरास्मस में आपको सीवियर वेस्टिंग देखने को मिलेगी, बट क्वाशियोरकर में जो है इडीमा देखने को मिलेगा। और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ऑब्वियसली पहला तो हमने पढ़ लिया, इडीमा मिलेगा, इडीमा मतलब पफी फेस, स्वोलन लेग्स, ये सब देखने को मिलेगा। सेकेंड इज हेयर चेंजेस, हेयर चेंजेस मतलब फ्लैग साइन इसमें देखने को मिलेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो हेयर स्ट्रैंड जो होता है लाइट एंड डार्क कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, थोड़ा सा डार्क होगा फिर लाइट होगा, डार्क होगा लाइट होगा, इस तरह से हमारा हेयर का स्ट्रैंड हो जाता है, एंड दिस इज नॉन एज फ्लैग साइन, ओके। तो बाकी ऑप्शन फैट की कमी से नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है तो मैरास्मस देखने को मिलता है, एंड विटामिन से स्कर्वी देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। क्वाशियोरकर जो है इससे रिलेटेड नहीं है। अभी जो है हम जल्दी से क्वाशियोरकर और मैरास्मस का डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्वाशियोरकर में जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, एंड मैरास्मस में जो है कैलोरी की डेफिशिएंसी, कैलोरिक डेफिशिएंसी है मैरास्मस में। क्वाशियोरकर में जो है इडीमा प्रेजेंट होगा, ठीक है, और मेरास्मस में इडीमा प्रेजेंट नहीं होता, सीवियर वेस्टिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो इधर जो है फेस जो है पफी होगा और यहाँ पे जो है सीवियर वेस्टिंग देखने को मिलेगी, मतलब मंकी लाइक फेस दिखेगा मेरास्मस में। एम से मेरास्मस
एंड एम से मंकी, इस तरह से आप याद रख सकते हो। वेट जो है क्वाशियोरकर में नॉर्मल हो सकता है बट मेरास्मस में कम मिलेगा, ठीक है, लो वेट मिलेगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वाशियोरकर में इडीमा क्यों देखा जाता है, तो इसका आंसर होता है हाइपोएल्ब्यूमिनिया की वजह से, ठीक है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया ये इसका रीजन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, बच्चे में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो इधर अपना आंसर होगा मिनिमल चेंज डिजीज, ये इसका रीजन होता है बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों देखा जाता है, ठीक है। देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीन्यूरिया आपको देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन प्रोटीन कितना मिलेगा, मोर देन और इक्वल टू 3.5 ग्राम पर डे। सेकंड क्या देखने को मिलता है, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है ब्लड में कम हो जाएगा। थर्ड जो है हमें इडीमा देखने को मिलेगा एंड फोर्थ जो है हाइपरलिपिडेमिया ये देखने को मिलेगा। ओके, अब इसको मिनिमल चेंज डिजीज क्यों कहते हैं, ठीक है, मिनिमल चेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो किडनीज बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, कुछ चेंज नहीं दिखता, बट जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंडर देखते हैं तो इसमें जो है हमें पोडोलाइट डैमेज मिलता है, ठीक है, इसीलिए जो है इसको मिनिमल चेंज डिजीज बोला जाता है। और अब क्योंकि पोडोलाइट डैमेज हो गया है तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है वाया यूरिन बाहर निकल जाएगा और ब्लड में जो है एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी, ठीक है। साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, पेरी और बाइटल इडीमा, ये जो है हॉलमार्क साइन है, पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये जरूर देखने को मिलता है। सेकेंड इज जनरलाइज्ड इडीमा, पूरी बॉडी में इडीमा मिलेगा, जनरलाइज्ड इडीमा। नेक्स्ट इज फ्रॉथी यूरिन देखने को मिलेगा एंड वेट गेन, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या दोगे, ट्रीटमेंट जो है आप इसमें स्टेरॉइड्स दोगे, ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 FSGS मतलब फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ये जो है अडल्ट्स में मिलता है या ओल्डर चिल्ड्रन में, जो बड़े बच्चे हैं उनमें मिलता है और इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और स्टेरॉइड्स का इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ये भी अडल्ट्स में मिलता है एंड लास्ट इज IgA नेफ्रोपैथी, जो है नेफ्रिटिक सिंड्रोम करता है, नेफ्रोटिक नहीं करता, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉबेरी टंग इज सीन इन, किस में देखी जाती है, तो आंसर इज स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर में देखी जाएगी, ठीक है। स्कारलेट फीवर इज कॉज्ड बाय ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस, ये इसका मोस्ट कॉमन कोज है। साइन एंड सिम्टम्स में से क्या होगा, स्ट्रॉबेरी टंग मिलेगी। स्ट्रॉबेरी टंग मतलब रेड कलर की टंग होगी और उस पर प्रोमिनेंट पैपिले होंगे, ठीक है, पैपिला जो स्ट्रॉबेरी पे जैसे पैपिले बने होते हैं वैसे ही टंग पे बने हुए होंगे, इसलिए इसको स्ट्रॉबेरी टंग कहते हैं। और क्या देखने को मिलेगा, एक तो स्ट्रॉबेरी टंग, सेकंड स्ट्रॉबेरी टंग इज क्लासिकल साइन हियर, ठीक है। सेकंड इज रैश, रैश भी कैसे, सैंड पेपर लाइक रैश, ठीक है, और जो चेस्ट से स्टार्ट होते हैं, रैशेस जो है सबसे पहले चेस्ट पे होंगे देन जो है पूरी बॉडी पे फैलेंगे। और क्या मिलता है इसमें, फीवर मिलेगा, सोर थ्रोट मिलेगा और मिलेगा पेस्टिया लाइंस। पेस्टिया लाइंस मतलब रेड कलर की लाइन होती है स्किन के फोल्ड्स में, पेस्टिया लाइंस भी मिलती हैं। ओके, सो और ऑप्शन ए क्यों नहीं है, अगर मीजल्स होगा तो आपको कॉप्लिक स्पॉट मिलेंगे एंड अगर रुबेला होगा तो मिलेगा आपको लिम्फ एडिनोपैथी एंड माइल्ड रैश, ठीक है। अगर चिकन पॉक्स होगा तो वेसिकुलर रैश मिलेंगे, इच्ची लीजन्स मिलेंगे, ठीक है, एंड टंग की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है चिकन पॉक्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंटोसिसेप्शन की सबसे कॉमन साइट क्या है, तो हियर आंसर इज कॉलिक, इलियोकॉलिक जो है मोस्ट कॉमन साइट रहती है इंटोसिसेप्शन की। इंटोसिसेप्शन देखो होता क्या है, इसमें क्या होता है, एक बावल का पार्ट जो है दूसरे बावल में घुस जाएगा, मतलब जैसे कि इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइन के अंदर घुस गई है, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। एंड ये मोस्टली मिलता है इलियम एंड कोलोन रीजन में, ठीक है। एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरी है लार्ज इंटेस्टाइन, ये टेलीस्कोप हो जाते हैं एक दूसरे में जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों अगर एक दूसरे में घुस गए तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे एंड वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद में इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है एंड फाइनली इट लीड्स टू ब्लडी म्यूकस स्टूल। अब इसके साइन एंड सिम्टम, मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स इसमें क्या देखने को मिलेंगे, कॉलिकली एब्डोमिनल पेन, ये इसमें देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा जो है पेन देखने को मिलता है बच्चे में,
पेन इतना होता है कि बच्चा जो है अपने लेग जो है अपने एब्डोमेन में ऐसे घुसा लेता है, अंदर की तरफ घुसा लेता है, इतना पेन होता है इंटरोसेप्शन में। उसके बाद में वॉमिटिंग देखने को मिलेगी इसमें, बट वॉमिटिंग जो है इसमें बिलियस देखने को मिलेगी, ठीक है, बाइल जो है इसमें ऐड हो चुका होता है, इसलिए बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। एंड थर्ड इज रेड करंट जेली स्टूल, ये जो है देखने को मिलेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि रेड करंट जेली स्टूल किस में देखने को मिलेंगे। फोर्थ, पाल्पेबल सॉसेज शेप, पाल्पेबल सॉसेज जैसा मास जो है पाल्पेट करने को मिलेगा। ओके, डायग्नोसिस में जब आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो डोनट साइन जो है आपको देखने को मिलेगा, डोनट साइन, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एयर इनीमा देते हैं, इससे जो है टेलीस्कोपिंग जो एक दूसरे में धस गए थे वो खुल जाते हैं। और अगर इससे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, एयर एनीमा से कोई आराम नहीं हो, तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर सर्जरी। कब करेंगे, या तो एयर एनीमा से आराम नहीं हुआ है या फिर परफोरेशन हो गई है तो सर्जरी करानी पड़ेगी। अगर इसमें एज पूछ ले कि कौन सी एज में ये देखा जाता है, तो आंसर इज 6 to 18 मंथ्स में। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, आंसर इसका है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीपल साइन इज सीन इन, स्टीपल साइन किस में देखने को मिलता है, आंसर इज क्रूप। होता क्या है, क्रूप में क्या है, वायरल इन्फेक्शन है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अगर ये इन्फेक्ट करेगा तो अपर एयरवे में जो है इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं सब ग्लोटिक नैरोइंग, ठीक है, सब ग्लोटिक नैरोइंग जो है देखने को मिलेगी, और इसी को जो है स्टीपल साइन बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्सरे करवाएंगे तो वी कैन सी स्टीपल साइन। एंड सिम्टम इसमें क्या मिलेंगे, क्या हमें देखने को मिलता है, इसमें एक क्लासिकल ट्राइड होता है, क्या होता है, बार्किंग कफ देखने को मिलेगा अगर बच्चे को क्रूप है तो। सेकंड, स्ट्राइडर देखने को मिलेगा, स्ट्राइडर हमेशा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है, क्योंकि सब ग्लोटिक नैरोइंग हुई है तो ऑब्वियसली स्ट्राइडर जो है देखने को मिलेगा। थर्ड इज होर्सनेस। ओके, तो ये जो है स्टीपल साइन क्रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए इज एपिग्लोटाइटिस में हमेशा थंब साइन देखने को मिलता है, ठीक है। एस्थमा में ऐसा कोई साइन देखने को नहीं मिलता। एंड ब्रोंकाइटिस इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, इसमें जो है हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है चेस्ट का। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नाउ वी विल मीट इन सम अनदर वीडियो विद सम अनदर टॉपिक। ओके, टिल देन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।